आखिर क्या वजह है कि भारत के पड़ोसी मुल्कों में कभी स्थिरता नहीं बन पाती? क्या इसके पीछे ड्रैगन यानी कि चीन का हाथ है? क्या चीन सभी देशों की बर्बादी का कारण बन रहा है? क्या चीन साउथ एशिया में कोई नई चाल चल रहा है? आज के समय में अमेरिका के बाद दो देश वर्ल्ड पावर बनने की ओर सबसे तेजी से अग्रसर हैं और ये दोनों ही एशियन कंट्रीज हैं। इनमें एक का नाम चीन है तो दूसरे का नाम है भारत और दोनों ही देश आज वर्ल्ड में सबसे तेजी से तरक्की कर रहे हैं। साउथ एशिया में भारत और चीन के हालात तो ठीक है, लेकिन अन्य पड़ोसी देशों पर नजर डाली जाए तो हर जगह उठापटक का दौर जारी है। भारत के सभी पड़ोसी देशों में हमेशा ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी रहती है। पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका या अफगानिस्तान जैसे किसी भी पड़ोसी देश का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार शासन कर रही है। पाकिस्तान में आजादी के बाद से आज तक कोई भी सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई है। नेपाल और म्यांमार में भी तख्ता पलट कई बार किया जा चुका है। श्रीलंका किस तरह दिवालिया हो गया था ये तो पूरी दुनिया ने देखा था। लेकिन भारत के पड़ोसी देशों में राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था क्यों बनी रहती है? इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिनमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका का नाम शामिल है। आज के समय में एशिया में चीन का दबदबा सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। असल में चीन इंडियन ओशन में डोमिनेंसी बढ़ाना चाहता है। हालांकि भारत के पड़ोसी राज्यों में अस्थिरता का पूरा दोष चीन को नहीं दिया जा सकता। इसमें इकोनॉमिकल, रिलीजियस, टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज और अन्य कई कॉन्फ्लिक्ट शामिल है। अपने पुराने विवाद भूलकर भारत सभी देशों के दिल खोलकर मदद कर रहा है। अफगानिस्तान में अगस्त 2021 के बाद से पूरी तरह तालिबानी शासन चल रहा है। असल में इस देश में 1970 तक शांति और अमन कायम था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर कई बार मिलिट्री कूप हुई। करीब 4 करोड़ की आबादी वाले इस देश में 40 सालों तक भयंकर युद्ध के हालात रहे। 1979 में यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। साल 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद 1992 में अफगानिस्तान की सरकार गिर गई और 1996 में तालिबानियों ने इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान की स्थापना कर दी। हालातों पर अपना कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने अपनी सेना अफगानिस्तान में तैनात कर दी। सालों तक अफगानिस्तान में तालिबानी और अमेरिकी सेना के बीच जंग जारी रही। इस दौरान 30 लाख से ज्यादा लोगों ने देश छोड़ दिया। अफगानिस्तान ऐसा देश है जो भारत को सेंट्रल एशिया से और चीन को मिडिल ईस्ट से जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर ऑयल और मिनरल्स के कई बड़े भंडार हैं। अफगान के एथनिक ग्रुप के लोग इन संसाधनों पर अपना हक जताते हैं, लेकिन उन्हें उनका हक नहीं मिल पाता। देश में कई इलाके ऐसे हैं जहाँ लोगों को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पाता। विभिन्न एथनिक ग्रुप्स के कारण पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देशों का इंटरफेयर यहाँ रहता है। हालांकि अब पूरा कंट्रोल तालिबानियों के हाथ में है और उनके शासन में लोग कैसा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे ये तो आप समझ ही सकते हैं। फिलहाल भारत अफगानिस्तान में तालिबानियों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान में पिछले 75 साल में 30 से ज्यादा सरकारें बन चुकी हैं, लेकिन कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। कभी पीएम को मार दिया जाता है, कभी करप्शन के चार्जेस में उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है, कभी तख्ता पलट तो कभी उन्हें कुर्सी से हटा दिया जाता है। पाकिस्तान में हमेशा से ही देश के अंदर प्रधानमंत्री से ज्यादा मिलिट्री जनरल का प्रभाव रहा है। पाकिस्तान में सरकार अपने देश में तरक्की करने के बजाय सारा पैसा आतंकवादियों की फंडिंग और अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने में लगा देती है। जब भी देश को जरूरत पड़ती है तो अपनी झोली फैलाकर वर्ल्ड बैंक और IMF के आगे खड़ा हो जाता है। पाकिस्तान के ऊपर दोस्तों $100 बिलियन से ज्यादा का कर्जा है। सऊदी अरब, चीन, UAE और कतर जैसे देश से भी पाकिस्तान ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन लिया हुआ है। करीब 12 टेररिस्ट ग्रुप को पाकिस्तान ने अपने देश में पनाह दे रखी है और इन टेरर ग्रुप्स का पाकिस्तान की राजनीति में भी हस्तक्षेप रहता है। पिछले 10 सालों में पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों के कारण 21,000 से ज्यादा लोग की जान जा चुकी है और इस आतंकवाद को खत्म करने के लिए देश कोई भी कदम नहीं उठा रहा है। कई बार पाकिस्तान दिवालिया होते होते बचा है। देश में महंगाई के क्या हालात हैं वो आए दिन आप खबरों में देखते ही होंगे। 1 किलो आटा 300 रुपए तो 1 लीटर दूध की कीमत 500 रुपए तक पहुंच गई है। पाकिस्तान की करेंसी भी लगातार डिवैल्यूएट हो रही है। इन सब के बीच चीन ने पाकिस्तान में $60 बिलियन इन्वेस्ट करने का ऐलान किया है, जिसमें कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, रेल नेटवर्क, रोडवेज और अन्य डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स शामिल है। ऐसा माना जा रहा है कि बहुत ही जल्दी चीन पाकिस्तान को अपनी डेब्ट ट्रैप पॉलिसी का शिकार बना लेगा। असल में यह पॉलिसी चीन की एक चाल है, जिसमें वो पहले किसी देश को ढेर सारा कर्जा देता है और जब वो देश लोन चुका नहीं पाता तो उस देश के एसेट्स और पोर्ट्स को अपने कब्जे में ले लेता है। श्रीलंका। चलिए अब भारत के एक और पड़ोसी देश श्रीलंका के हालातों के बारे में समझ लेते हैं। श्रीलंका में भी दोस्तों अक्सर ही उतार चढ़ाव देखने को मिलते रहते हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस, प्रोटेस्ट, करप्शन, सरकार का मिसमैनेजमेंट, इन्फ्लेशन और अन्य कई ऐसे कारण हैं जिस कारण यहाँ पर भी कभी स्थिरता नहीं रहती। इंडियन ओशन में श्रीलंका एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये बिगेस्ट सी रूट का हिस्सा है जो एशिया को अफ्रीका और यूरोप से कनेक्ट करता है। एक समय पर यहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अन्य एशियाई देशों के कंपैरिजन में काफी अच्छा हुआ करता था, लेकिन साल 1983 से लेकर 2009 तक इस देश में सिविल वॉर चली। लेकिन जैसे तैसे श्रीलंका में अमन और चैन कायम हो पाया है। श्रीलंका ने खुद को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर स्थापित किया। इसके अलावा श्रीलंका चाय, कॉफी और अन्य एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का बड़ा एक्सपोर्टर बन गया था, लेकिन सरकार की खराब नीतियों के कारण देश में माहौल खराब होने लगे।
सरकार ने पॉलिटिकल फेवर के लिए टैक्स रेट में कटौती कर दी, जिसका सीधा प्रभाव इकोनॉमी पर देखने को मिला। साथ ही सरकार ने 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग का रूल लागू कर दिया और फर्टिलाइजर्स के इम्पोर्ट पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। चाय, कॉफी और मसालों के उत्पादन में कमी आने से भी इकोनॉमी को गहरा झटका लगा है। रही सही कसर कोविड-19 पैंडेमिक ने पूरी कर दी, जिससे वहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री भी लगभग खत्म हो गई। देश का फॉरेक्स रिजर्व घटने लगा। पावर कट और बढ़ते फ्यूल प्राइस के कारण लोगों ने सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया। प्रोटेस्ट के दौरान जनता ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया, जिस कारण प्रेसिडेंट को देश छोड़कर भागना पड़ा। श्रीलंका में इन्फ्लेशन पीक लेवल पर पहुंच गया। इसी बीच चीन उधार दिया अपना पैसा श्रीलंका से मांगने लगा, लेकिन श्रीलंका के पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं बची थी। बदले में चीन ने श्रीलंका का हम्बनतोता एयरपोर्ट अगले 99 सालों के लिए लीज पर ले लिया। मुश्किल समय में भारत श्रीलंका की मदद के लिए आगे आया और करीब $4 बिलियन की फाइनेंशियल हेल्प की। अब बात करते हैं बांग्लादेश की, जिसे पाकिस्तान से साल 1971 में आजादी मिली थी। बांग्लादेश का इतिहास भी खूनी अक्षरों से लिखा हुआ है। आजादी के सिर्फ 4 साल बाद ही यहाँ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ज़ियाउर रहमान ने तख्ता पलट कर दिया था और शेख मजबूर रहमान के परिवार की हत्या कर दी थी। दूसरा तख्ता पलट साल 1982 में हुआ। 1975 से लेकर 1991 तक देश मिलिट्री के कंट्रोल में रहा और एक देश अगर मिलिट्री के कंट्रोल में रहता है तो वो कभी भी विकास की राह पर आगे नहीं बढ़ सकता। 1991 के बाद से अब तक बांग्लादेश ने काबिले तारीफ तरीके से तरक्की की है। IMF, वर्ल्ड बैंक और अन्य एजेंसियों से देश ने लोन लिया, लेकिन इस लोन का सही तरीके से इस्तेमाल किया। आज बांग्लादेश चीन के बाद वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट गारमेंट मैन्युफैक्चरर बन गया है। यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में बिकने वाले कपड़ों का उत्पादन बांग्लादेश में ही हो रहा है, लेकिन रैपिड डेवलपमेंट के कारण सरकार ने कई सारे प्रोजेक्ट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। इसके साथ ही करप्शन ने देश को अंदर से खोखला कर दिया। बांग्लादेश की गिनती आज दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में की जाती है। देश में पावर कट और इन्फ्लेशन बड़ी समस्या बन गई है। भारत के साथ सीमा विवाद को लेकर बांग्लादेश के रिश्तों में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहता है। अब चीन बांग्लादेश में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चीन ने बांग्लादेश में $40 बिलियन का इन्वेस्ट किया है। नेपाल, बात करें नेपाल की तो भारत हमेशा से ही नेपाल को छोटा भाई मानता आया है। भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का रिश्ता रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस रिश्ते में दरार देखने को मिली है। नेपाल का पलड़ा भारत के बजाय चीन की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है। साल 2008 में नेपाल में मोनेकी रूल समाप्त हुआ और किंगडम ऑफ नेपाल की स्थापना हुई। नेपाल में अब तक कई बार संविधान में बदलाव किए जा चुके हैं। हर बार लोग संविधान के विरोध में सड़कों पर उतरते हुए नजर आ जाते हैं। पिछले कुछ सालों में नेपाल में एंटी इंडिया कैंपेन भी देखने को मिले हैं। वहाँ की सरकार और जनता अब चीन को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि चीन उन्हें इन्वेस्टमेंट का लॉलीपॉप दिखा रहा है। हालांकि नेपाल में बनने वाला सामान 70% इंडिया में ही आता है, लेकिन अन्य देशों से व्यापार करने के लिए अब नेपाल भारत के कोलकाता एयरपोर्ट के बजाय चीन के पोर्ट्स को यूज कर रहा है, जबकि वो पोर्ट भारत के मुकाबले 3 गुना अधिक दूरी पर है। नेपाल का फॉरेक्स रिजर्व खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है, जिसके बाद सरकार ने लग्जरी प्रोडक्ट्स, कार्स और अन्य कई चीजों के इंपोर्ट पर रोक लगा दी थी। म्यांमार के बारे में दोस्तों बहुत ज्यादा समाचारों में सुनने को नहीं मिलता और इस देश में इंस्टेबिलिटी के बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं है। कई लोग तो म्यांमार को शांति प्रिय देश समझते हैं, लेकिन ये देश भी तख्ता पलट और सिविल वॉर से अछूता नहीं रहा है। 1948 में आजादी के बाद से लेकर आज तक न जाने कितनी बार म्यांमार में तख्ता पलट किया जा चुका है। कभी सरकार कैपिटल सिटी का नाम बदल देती है तो कभी राजधानी को दूसरे शहर में शिफ्ट कर दिया जाता है। म्यांमार में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है और यहाँ के एथनिक ग्रुप्स की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। आजादी के बाद साल 2015 में पहली बार म्यांमार में मल्टी पार्टी इलेक्शन हुए थे। 2020 में दूसरी बार इलेक्शन हुए और आर्मी के सपोर्ट वाली पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। 2021 में सेना ने तख्ता पलट कर दिया, जिसके बाद लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। मिलिट्री एक्शन में हजारों लोगों की जान चली गई थी। ऐसा कहा जाता है कि चीन गुपचुप तरीके से म्यांमार में आर्म्स की सप्लाई करता रहा, जिससे वहाँ पर शांति कायम ना हो पाए। मालदीव्स, इन सब के अलावा दोस्तों मालदीव्स में भी अब हालात बहुत अच्छे नहीं है। जब से मालदीव्स ने भारत से पंगा लिया है, वहाँ की इकोनॉमी गड़बड़ हो गई है। जल्द ही मालदीव्स में सरकार भी गिर सकती है। मालदीव्स के कई नेताओं और लोगों का मानना है कि भारत से पंगा लेकर उन्होंने ठीक नहीं किया। चीन के बहकावे में आकर वहाँ के नेताओं ने भारत के खिलाफ उल जुलूल टिप्पणियां कर दी, जिसका खामियाजा अब देश को भुगतना पड़ रहा है। भारत के इन सभी पड़ोसी मुल्कों की स्थिति को गौर से देखा जाए तो एक फैक्टर हर जगह कॉमन नजर आता है और वो फैक्टर है चीन का। चीन कभी नहीं चाहेगा कि भारत के रिश्ते पड़ोसी देशों के साथ मजबूत हों, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो चीन का वर्चस्व कम हो सकता है। हालांकि धीरे धीरे देशों को अक्ल आ रही है और चीन की चालबाजी को समझने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर इतिहास गवाह है कि भारत ने कभी भी अपने स्वार्थ के लिए दूसरे देशों का इस्तेमाल नहीं किया है। भारत दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करता है और बेवजह कभी दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया में भारत की एक अलग ही पहचान है। तो वहीं चीन के नाम पर दुनिया थूकती हुई नजर आ रही है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी लास्ट में एक सवाल बाकी रह गया है कि क्या कभी भारत के पड़ोसी देशों में स्थिरता आ पाएगी? क्या कभी ये देश खुशहाल जीवन जी पाएंगे? इसके अलावा कैसे ये देश स्टेबल हो सकते हैं? इस बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ये वीडियो इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।